हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जॉन्तो दास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट के बहुत सारे डिटेल्स के बारे में, जिसको जानने के बाद आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कोई भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शायद आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, कैसे कंपनी को एनालाइज करूँ, कहाँ से सारा डेटा मिलता है जिससे हम लोग को पता चले कि कंपनी अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या कंपनी अभी नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है। तो इस तरह का हर एक डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए आज हम लोग इस वीडियो को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कोई भी कंपनी को डिटेल्स में एनालाइज करने के लिए। जैसे मैं करता हूँ, मेरे जैसा बहुत यूट्यूबर करते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टर करते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कंपनी के लिए या इन्वेस्टर के लिए, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पार्ट को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कोई भी कंपनी को एनालाइज करना। तो कंपनी को एनालाइज करने के पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज हम लोग जिस शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो शेयर मार्केट का शुरुआत हुआ था 1875 में। मुंबई में इसका पहला स्टार्टिंग हुआ था, जिसको स्टार्ट किया था प्रेमचंद रॉयचंद ने, जो उस टाइम से लेकर आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जिसका मेन रीज़न है कंपनी का जो शेयर है उसको खरीदना या बेचना। तो तब से लेकर आज भी वही सेम रीज़न के लिए शेयर मार्केट इतना ज़्यादा फेमस है। लेकिन शेयर मार्केट इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी प्रोफेशन में रहने के बाद भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक बिजनेसमैन है या एक आप जॉब होल्डर है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म में रह के या आप कोई भी प्रोफेशन में रहने के बाद भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में फिजिकली इन्वेस्टेड रहने का जो कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए शेयर मार्केट इतना ज़्यादा फेमस है। और उसके साथ साथ आज के टाइम में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, अगर आप बैंक में पैसे रखेंगे तो बैंक का जो इंटरेस्ट या जो रिटर्न है वो बहुत कम है अगर आप इन्फ्लुएंस के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं कि अभी मेरे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको दो चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है डीमैट अकाउंट। आज के टाइम में अगर आप किसी बैंक में जाके कहेंगे कि मेरे को एक अकाउंट ओपन करके दीजिए, तो वो लोग आपको डीमैट अकाउंट ही ओपन करके देगा। तो फिर आपके पास तो डीमैट अकाउंट हो गया, तो फिर अभी आपको चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास बहुत सारा आज के टाइम में ऑप्शन है। जैसा जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, IIFL हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI हो गया, स्टेट बैंक हो गया। तो इस तरह का आपको बहुत सारा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि मेरे को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म में जाके ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करना होगा जहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस ना के बराबर हो। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके पास जो पैसा है वो भी बहुत लिमिटेड है। उसके ऊपर अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ा तो आपका जो शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी शेयर को अगर बेचेंगे तो उसके ऊपर भी आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ेगा, जिसके लिए आपका जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी घट जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कौन सा प्लेटफॉर्म में शेयर का जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो ना के बराबर हो, जिससे क्या होगा आपका प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि
इंडेक्स फंड में दुनिया का जितना बड़ा कंपनी है या देश का जितना बड़ा कंपनी है, हर एक बड़ा कंपनी इंक्लूडिंग रहता है, इसलिए लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके साथ साथ आपको मिनिमम 10 से 12% का जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी हर साल मिल जाता है, जिससे आपका नुकसान होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके साथ साथ आपको नॉलेज अर्न करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे रिसर्च करने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा कंपनी होगा उतना ज़्यादा उन लोगों के पास रिसर्च का ज़्यादा बड़ा टीम होगा, जिससे आप लोग अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करने के बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, तो आपके पास जितना पैसा है सारे पैसे को आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा उसको आप डिवाइडेड करके हर एक कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपका लॉसेस होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव वे में जाने से पहले बच जाएगा। उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि शेयर मार्केट में बहुत सारा सेक्टर है, जैसा आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया। तो आपके पास जब बहुत सारा सेक्टर अवेलेबल है तो आप कभी भी किसी एक सेक्टर में आपका पूरा पैसा आप मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कोई एक सेक्टर बहुत दिन से एक नेगेटिव वे में चला गया है, तो जिसके कारण अगर आप पर्टिकुलर एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो पैसा है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कभी कभार ना के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा रीजन के लिए पर्टिकुलर कोई एक सेक्टर बहुत टाइम के लिए नेगेटिव वे में जा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपका जितना पैसा है उसको डिवाइडेड करके हर एक सेक्टर में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब एक सेक्टर नेगेटिव में जाता है तब दूसरा जो सेक्टर है वो पॉजिटिव में रन करता है। इसीलिए आपका जो पोर्टफोलियो है उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपका जो पैसा है उसको आप हर एक सेक्टर में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का जो डिटेल्स है उसको कैसे चेक किया जाता है। तो डिटेल्स को चेक करने के लिए मैं अभी आप लोगों को टिकर.फिनोलॉजी को ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे कंपनी का जो डिटेल्स है उसको चेक किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का डिटेल्स कैसे चेक किया जाता है। तो आज हम लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्री का जो डिटेल्स है उसको हम लोग चेक करेंगे, जिसको चेक करने के लिए हम लोग आज टिकर.फिनोलॉजी.इन को ओपन किया है। आप इसके जगह पे आप दूसरे जो वेबसाइट है उसको भी आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मनी कंट्रोल हो गया, एनएसी का वेबसाइट हो गया। तो अभी फिलहाल हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री के जो भी डिटेल्स है उसको अच्छी तरह से जानेंगे कैसे उसको चेक करना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी उसका शेयर प्राइस से। तो आज के डेट पे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस है 2798.75 रुपीज। उसके बाद अगर आप प्राइस समरी में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे हाई, यानी आज के डेट पे कितना हाई था, जो यहाँ पे शो करे 2803 रुपीज। टुडे लो, यहाँ पे टुडे लो शो कर रहा था 2710 रुपीज। उसके बाद अगर आप 52 वीक हाई चेक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा 2856.15 रुपीज। उसके बाद अगर आप 52 वीक लो उसको चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 52 वीक लो था 2016 रुपीज 25 पैसा। आज के डेट पे आप देख रहे हैं रिलायंस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है, लगभग 52 वीक हाई के एकदम करीब है। इसलिए इस सिचुएशन में मैं आप लोगों को कहूंगा जब भी कोई शेयर का प्राइस 52 वीक हाई के आसपास होगा उस टाइम पे आप कभी भी शेयर को मत खरीदिए। अगर आपको शेयर को खरीदना ही है तो
जब शेयर का प्राइस 52 वीक लो के आसपास होगा तब जाके आप शेयर को परचेस कीजिए, तब आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने का चांसेस मिलेगा। नहीं तो इस सिचुएशन में अगर आप शेयर को खरीदेंगे तो लॉसेस होने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लोग कंपनी का जो एसेंशियल जो डेटा है उसको अभी हम लोग चेक करेंगे। तो पहला यहाँ पे डेटा दिया गया है मार्केट कैपिटल। तो आज के डेट पे हम लोग देख रहे हैं रिलायंस कंपनी का मार्केट कैपिटल है लगभग 18,93,632.57 करोड़। अगर आपको पता नहीं है मार्केट कैपिटल को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है तो उसका डिटेल्स में आप लोगों को अभी दिखा देता हूं। तो मार्केट कैपिटल का सिंपल सा कैलकुलेशन है शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू मार्केट कैपिटल। यानी आज के डेट पे कंपनी का शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, उसके बाद कंपनी का नंबर ऑफ शेयर कितना है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आपको मार्केट कैपिटल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के डेट पे कंपनी का शेयर प्राइस है 2798.75 रुपीज। इसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर 676.60 करोड़ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको मार्केट कैपिटल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं एंटरप्राइज वैल्यू पे, जो आज के डेट पे शो कर रहे हैं 21,09,757.57 करोड़। इसका भी कैलकुलेशन क्या है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। एंटरप्राइज वैल्यू का सिंपल सा कैलकुलेशन है कंपनी का मार्केट कैपिटल प्लस कंपनी का जो डेप्थ है, इन दोनों को अगर ऐड करने के बाद अगर कंपनी का जो कैश है उससे अगर माइनस करेंगे तब जाके आपको कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है। मार्केट कैपिटल यहाँ पे शो कर रहे हैं 18,93,632.57 करोड़। उसके साथ आपको कंपनी का जो डेप्थ है 2,21,698 करोड़। इन दोनों को ऐड करने के बाद कंपनी का जो कैश है 5,573 करोड़। इन दोनों के साथ इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ शेयर डिपेंड करता है नॉर्मली कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है उसके ऊपर। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च होते हैं उस टाइम कंपनी का मान लेते हैं उसका कैपिटल है 1 करोड़। तो 1 करोड़ का जो कैपिटल है उस 1 करोड़ का कैपिटल को कंपनी अगर 10 रुपीज का फेस वैल्यू पे कंपनी अगर शेयर को लॉन्च करना चाहेंगे तो कंपनी के पास टोटल 10 लाख शेयर होगा। इस 10 लाख शेयर को कहा जाता है ऑथोराइज शेयर। उसके बाद इस 10 लाख शेयर के अंदर जितने भी शेयर कंपनी मार्केट में सेल करेगा उस शेयर को कहा जाता है पेड अप शेयर या इशूड शेयर। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर शो कर है उसको हम लोग कहेंगे पेड अप शेयर या इशूड शेयर। बाकी का जो शेयर कंपनी के पास रहता है उसको हम लोग कहेंगे ऑथोराइज शेयर, जो बाद में कंपनी किसी भी प्राइस पे मार्केट में उसको सेल कर सकता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे पी पे। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो यहाँ पे शो कर है 48.45। तो इसका सिंपल सा जो कैलकुलेशन है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड अर्निंग पर शेयर। तो प्राइस पर शेयर तो आपको नॉर्मली अब जब कंपनी का जो वेबसाइट को ओपन करेंगे तभी आपको मिल जाएगा, या अगर आप एनएससी को ओपन करेंगे तब भी जाके आपको प्राइस पर शेयर जो है वो आप लोगों को दिख जाएगा। अभी अर्निंग पर शेयर कैसे निकालें उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर का सिंपल सा कैलकुलेशन है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट को अगर आप कंपनी का जो प्रेफर्ड डिविडेंड है उससे अगर आप माइनस करेंगे और फिर उसका जो रिजल्ट है उसको अगर आप नंबर ऑफ कॉमन शेयर से डिवाइडेड करेंगे तब जाके आपको अर्निंग पर शेयर आपको मिलेगा। जैसे इस एग्जांपल पे हम लोग 42 लाख का नेट प्रॉफिट लिया है। अभी नेट प्रॉफिट को
कैसे निकाले उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, पहले उसके लिए आपको PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को निकालना पड़ेगा, जो आप लोगों को बैलेंस शीट में दिख जाएगा। यह कंपनी का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में जाके भी आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन करने के लिए 80 लाख प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम लोग यहाँ पे लिया है, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहेंगे। तो उसके बाद कंपनी जो डेट मार्केट से लिया है या जितना भी कर्जा कंपनी ने मार्केट से लिया है उसका एक इंटरेस्ट होता है। मान लेते वो इंटरेस्ट है 20 लाख, तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 60 लाख। अभी कंपनी का जो टैक्स का मतलब होता है कंपनी जो बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो टैक्स है, मान लेते हैं वो 30%, उसके हिसाब से कंपनी का टोटल टैक्स हो रहा है 18 लाख। तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट होगा 42 लाख, जिसको हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से 42 लाख को नेट प्रॉफिट में लिया है। उसके बाद प्रेफर्ड डिविडेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी ने 50 लाख का टोटल प्रेफर्ड इक्विटी को मार्केट में शेयर किया है, तो उसका एक इंटरेस्ट होता है। मान लेते हैं उसके बेस पे कंपनी को टोटल 2 लाख प्रेफर्ड इक्विटी का जो इंटरेस्ट है उसको चुकाना पड़ेगा। तो 42 लाख से जब आप 2 लाख को माइनस करेंगे तब आपको मिलेगा 40 लाख। और मान लेते हैं कंपनी का आज के टाइम पे मार्केट में शेयर है 4 लाख, तो फिर 40 लाख को जब आप 4 लाख से डिवाइड करेंगे तब जाके आपको 10 रुपीज अर्निंग पर शेयर आपको मिलेगा। तो हम लोग फिर से कंपनी का जो वेबसाइट है वहां पे हम लोग बैक करके आ चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कंपनी का पीबी रेशियो क्या है। पीबी का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो यहाँ पे फिलहाल शो कर रहे हैं 4.02। अभी प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो है वो हम लोग कैसे उसको कैलकुलेशन करें, तो उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पीबी रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है शेयर प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बुक वैल्यू पर शेयर, यानी आज के डेट पे शेयर का कितना वैल्यू है उस वैल्यू को आपको न्यूमरेटर में आपको लेना होगा। उसके बाद बुक वैल्यू पर शेयर उसको आपको डिनोमिनेटर में आपको लेना होगा। मान लेते कंपनी का प्राइस पर शेयर 200 रुपीज एंड बुक वैल्यू पर शेयर 150 रुपीज। तो जब इन दोनों को अगर आप डिवाइडेड करेंगे तब आपको 1.33 पीबी रेशियो मिलेगा। अभी बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकले या कैसे निकाला जाता है उसका भी एक कैलकुलेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं कैपिटल क्या है कंपनी के पास। कंपनी का कैपिटल होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो यहाँ पे 5 करोड़ है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी यहाँ पे 5 करोड़ है। उसके बाद प्रेफर्ड इक्विटी, जो यहाँ पे 5 करोड़ है। डेट, वो भी 5 करोड़। तो फिर बुक वैल्यू हो जाएगा टोटल एसेट। टोटल एसेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ एंड 5 करोड़, यानी टोटल 20 करोड़ का यहाँ पे टोटल एसेट है। उसके साथ आपको डेट देख सकते हैं 5 करोड़। तो 20 करोड़ से जब आप 5 करोड़ को माइनस करेंगे तब जाके आपको 15 करोड़ का बुक वैल्यू मिलेगा। अभी बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकाले, टेंजेबल एसेट यानी 1500 लाख और 15 करोड़, उसके साथ कंपनी का टोटल शेयर कितना है 10 लाख। एज ए सिंपल सा एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे 10 लाख टोटल शेयर को यहाँ पे लिया है। तो जब आप 1500 लाख को 10 लाख से डिवाइडेड करेंगे तब जाके आपको बुक वैल्यू 150 रुपीज निकल कर आ जाएगा, जो होता है बुक वैल्यू पर शेयर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपनी का फेस वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अभी फेस वैल्यू शो कर रहा है 10 रुपीज, लेकिन फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू होता है एक इनिशियल शेयर प्राइस। जब कोई कंपनी मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हैं उस टाइम कंपनी शेयर का इनिशियल जो प्राइस फिक्स करता है उसी को कहते हैं फेस वैल्यू, जो नॉर्मली चेंज होता नहीं है। अगर कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट ना हो जाता है
और कंपनी का जो मार्केट कैपिटल या कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके साथ फेस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज, कंपनी का जो डिविडेंड है उसके साथ कंपनी का जो फेस वैल्यू है, इन दोनों का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। कंपनी जब भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करता है, जैसे यहाँ पे कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर किया है 0.29%, तो ये जो डिविडेंड है वो फेस वैल्यू के ऊपर ही दिया जाएगा। यानी कंपनी का फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज है तो उसके ऊपर कंपनी 0.29% का जो डिविडेंड है उसको मार्केट में डिवाइड करेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कंपनी का जो टोटल एसेट है उस टोटल एसेट से अगर आप कंपनी का जो डेप्थ है उसको माइनस करेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर उसको डिवाइडेड करेंगे, तब जाके आपको बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगा। जैसे इस कैलकुलेशन में हम लोग देखा है, बुक वैल्यू निकलने के लिए आपको कंपनी का जो टोटल एसेट यानी 20 करोड़ का जो टोटल एसेट से आपको माइनस करना होगा कंपनी का जो डेप्थ 5 करोड़, तो फिर कंपनी का टोटल बुक वैल्यू निकल के आएगा 15 करोड़। अभी इस 15 करोड़ का जो बुक वैल्यू निकल के आएगा, इस बुक वैल्यू को अगर आप टोटल शेयर से डिवाइडेड करेंगे तब जाके आपको बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आएगा। उसके बाद आते हैं कंपनी का कैश पे। कंपनी का कैश कितना होना कंपनी के लिए एक आइडियल कैश रेशियो होगा, वो हम लोग अभी आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए, कंपनी नॉर्मली जितना बड़ा होता है, कंपनी का कैश का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन उसका रेशियो कैसे निकाले और उनमें से आइडियल कैश रेशियो कौन सा है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को फिर से कैलकुलेशन में लेकर जाता हूँ और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कंपनी का कैश रेशियो कैसे निकाला जाता है। कंपनी का जो कैश रेशियो है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड करंट लायबिलिटी। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का कैश कितना है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे कंपनी का कैश यहाँ पे लिया है 40 करोड़। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी अगर शॉर्ट टर्म के लिए शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका जो अमाउंट होगा वो भी आपका कैश के साथ ऐड होगा। फिर आपको डिनोमिनेटर में आपको करंट जो लायबिलिटी है उसको लेना होगा, जो यहाँ पे शो करे 150 करोड़। तो जब आप 100 करोड़ यहाँ पे कैसे हुआ, कैश 40 करोड़, मार्केट सिक्योरिटी यानी कंपनी का सिक्योरिटी के पोर्शन में जितना पैसा अवेलेबल है वो आपको न्यूमरेटर में आपको लेना होगा। तो यहाँ पे 40 प्लस 60 करोड़ यानी टोटल 100 करोड़। तो 100 करोड़ को जब आप 150 करोड़ से डिवाइडेड करेंगे तो आपको कैश रेशियो मिलेगा 0.67%, जो एक बहुत आइडियल कैश रेशियो है। बैंक के हिसाब से अगर किसी भी कंपनी के पास कैश रेशियो मिनिमम 0.50 से लेकर 1 के अंदर है तो फिर उसका जो कैश रेशियो है उसको आइडियल कैश रेशियो कहा जाएगा। और इसका मतलब है कि कंपनी का जो करंट लायबिलिटी है उसको देने के लिए कंपनी के पास अवेलेबल पैसा है, जिससे कंपनी को लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी को अलग से उधार लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आप करंट रेशियो के बारे में कहेंगे तो मैं आप लोगों को कहूंगा आइडियल करंट रेशियो होता है 1.33। अभी करंट रेशियो क्या है, एक साल के अंदर कंपनी का जितना भी पैसा है और जितने भी एसेट है जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसी को हम लोग करंट कैश के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। और एक साल के अंदर कंपनी का जितने भी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को हम लोग करंट लायबिलिटी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। फिर करंट कैश के साथ अगर करंट जो लायबिलिटी है उसको अगर आप डिवाइडेड करेंगे, फिर उसका जो रेशियो है
वो अगर 1.33 निकल के आता है या उससे ज्यादा निकल के आता है तो उस करेंट रेशियो को हम लोग कहेंगे आइडियल करेंट रेशियो। उसके बाद आते हैं क्विक रेशियो पे। क्विक रेशियो का मतलब होता है जल्द, यानी 2 से 3 महीने के अंदर कंपनी के पास जितना भी एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसी को हम लोग कैश में ऐड करेंगे, और उसके साथ 2 से 3 महीने के अंदर कंपनी का जितना भी लायबिलिटी पे करना होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे। फिर दोनों को जब डिवाइडेड करेंगे और उसका जब रेशियो 1 निकल के आएगा मिनिमम, तब जाके हम लोग उसको आइडियल क्विक रेशियो कहेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेप्थ के बारे में। डेप्थ यहाँ पे शो कर रहा है 2,21,698 करोड़, जो नॉर्मली बहुत ज्यादा है। एक्चुअली जो लोग शेयर मार्केट को रिसर्च करते हैं उन लोगों के कहने के अनुसार जिस कंपनी के अंदर डेप्थ जितना कम होगा वो कंपनी उतना ज्यादा सुइटेबल है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ज्यादा कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा, और उसके लिए कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा। इसीलिए कंपनी का डेप्थ जितना कम होगा उतना ही कंपनी का जो इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए बेनिफिट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग को। तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे शो कर रहा है 50.66%, जो एक आइडियल प्रोमोटर होल्डिंग है। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है तब उस टाइम पे हर कोई इन्वेस्टर कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसको जरूर चेक करता है। इससे पता चलता है कंपनी का जो प्रोमोटर है उनको उनका जो खुद का कंपनी है उसके ऊपर कितना भरोसा है। अगर 50 के ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है, अगर 50 के नीचे है इसका मतलब है कंपनी का जो खुद प्रोमोटर है उनको खुद अपना कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना जो शेयर होल्डिंग है उसको मार्केट में बेच चुका है। उसके साथ आपको और एक चीज देख लेना होगा, कंपनी का जितना यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग शो कर रहे हैं क्या सच में उतना शेयर होल्डिंग कंपनी के खुद के पास है या उसमें से कुछ शेयर मार्केट में ऑलरेडी प्लेज है। क्योंकि जो शेयर बैंक के पास प्लेज रहेगा उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी कोई इन्वेस्टर अपना शेयर होल्डिंग को बैंक के पास प्लेज रखता है उस टाइम पे कंपनी का जो गुडविल है उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज फ्लैश हो जाता है कि इस कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो खुद का जो शेयर होल्डिंग है वो मार्केट में प्लेज रखा है, जिसके लिए कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो तुरंत गिरने लगता है, जिसके लिए बाकी का जो शेयर होल्डर है वो लोग भी तुरंत एक ही सेम टाइम में इतना ज्यादा शेयर को मार्केट में बेचने के लिए खड़ा हो जाता है, जिसके चलते हुए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो जल्द से जल्द नीचे की तरफ गिरने लगता है। फिर उस सिचुएशन में कंपनी का जो प्लेज शेयर जो बैंक के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसका भी जो प्राइस है वो गिरने लगता है, जिसके लिए फिर बैंक अपना जो पैसा है जो कंपनी का शेयर पे अगेंस्ट पे कंपनी का जो शेयर होल्डर है उनको प्रोवाइड किया था या उनको दिया था उसके अगेंस्ट पे जो शेयर का वैल्यू जब कम होने लगेगा तब बैंक फिर से कंपनी का जो शेयर होल्डर है उनको यही कहेगा कि आपका जितना शेयर हमारे पास गिरावट था उस शेयर का वैल्यू ऑलरेडी हमारा दिया हुआ पैसे से कम हो गया है, इसलिए आप फिर से मेरे को शेयर गिरावट रखिए, तब जाके हम लोग का
दिया हुआ जो पैसा है उसके साथ सेम टू सेम रहेगा। फिर कंपनी का जो शेयर होल्डर है उनको बैंक के पास फिर से शेयर को गिरावट रखना पड़ता है, और इस तरह का जो नेगेटिव न्यूज बार बार मार्केट में आने के लिए कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो कंटिन्यू गिरने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कंपनी का शेयर होल्डर का जितना शेयर उनके पास था वो शेयर धीरे धीरे बैंक के पास चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कंपनी खुद बंद हो जाता है। इसलिए आप लोगों को एक चीज बहुत ही ज्यादा गौर से देख लेना चाहिए कि जो शेयर परसेंटेज या जो शेयर होल्डिंग यहाँ पे शो करे क्या सच में उतना शेयर कंपनी का जो ओनर है उनके पास है या बैंक के पास गिरावट है। उसके बाद हम लोग जाएंगे ईपीएस पे, यानी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है उसको भी मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अर्निंग पर शेयर जो है उसको निकालने के लिए आप लोगों को पहले जानना होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। जैसे यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 42 लाख, तो 42 लाख के साथ आपको प्रेफर्ड जो डिविडेंड है उसको माइनस करना पड़ेगा। जो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन करने के लिए 2 लाख लिया है, तो फिर आपको 42 लाख से माइनस करना होगा 2 लाख को, तो जाके आपको 40 लाख का नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। उसके बाद कंपनी का जो नंबर ऑफ शेयर है उस नंबर ऑफ शेयर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको 10 रुपीज अर्निंग पर शेयर निकल के आएगा। तो ऐसा करके आप लोगों को अर्निंग पर शेयर चेक करना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल्स ग्रोथ के बारे में। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं यहाँ पे -27.09% शो कर रहा है, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि कंपनी का सेल्स अगर नेगेटिव में है इसका सिंपल सा मतलब यही है कि कंपनी अभी लॉस में रन कर रहा है, यह कंपनी अभी लॉस में चल रहा है, इसीलिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में शो कर रहा है। तो इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। तो सेल्स ग्रोथ का सिंपल सा फॉर्मूला है करंट ईयर सेल्स माइनस लास्ट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड लास्ट ईयर सेल्स। मान लेते हैं कंपनी का करंट ईयर सेल्स है 2, फिर लास्ट ईयर सेल 1, तो फिर आपको यहाँ पे 2 - 1 करना होगा, फिर आपको 100 से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। और लास्ट ईयर सेल हम लोग पहले ले चुके 1, तो 1 को आपको डिनोमिनेटर पे लेना होगा। तो यहाँ पे 1:100 डिवाइडेड 1 करने से आप लोगों को 100% सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो एज ए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला दिखाया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम लोग कहेंगे ROE। तो ROE यहाँ पे शो करे 7.74%। अभी ROE कैसे निकाला जाता है उसको भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। तो ROE का सिंपल सा फंडा है पैट डिवाइडेड टोटल इक्विटी। पैट यानी नेट प्रॉफिट, जो यहाँ पे हम लोग पहले देख चुके हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है 42 लाख। फिर टोटल इक्विटी 100 लाख प्लस 50 लाख प्लस 50 लाख देन 200 लाख। उसके बाद कंपनी का डेब्ट है 200 लाख। तो यहाँ पे टोटल इक्विटी में के अंदर हम लोग सिर्फ कंपनी का जो टेंजिबल एसेट है उसी को हम लोग यहाँ पे लिया है, जो 200 लाख आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। एज ए सिंपल सा फॉर्मूला के लिए हम लोग यहाँ पे 200 लाख का एक राउंड फिगर लिया है। तो जब आपको 42 लाख को 200 लाख से डिवाइडेड करना होगा, तब आपको 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके आप लोगों को रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसको चेक करना होता है। उसके बाद हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को चेक करेंगे, जिसको नॉर्मली ROCE कहा जाता है। अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करने का एक्चुअल रीजन क्या है, यहाँ पे हम लोग देख पाया कि रिटर्न ऑन इक्विटी में
कंपनी का सिर्फ टेंजिबल जो एसेट है उसके ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट मिला उसी को हम लोग यहाँ पे चेक किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मेन फंडा यही है कि कंपनी का जो टोटल इन्वेस्ट किया पैसा है उसके ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट मिला है, वही होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा फॉर्मूला है कंपनी का जो PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को न्यूमरेटर में आपको लेना होगा। उसके बाद कंपनी का जो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो डेप्थ है उसको डिनोमिनेटर में लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपनी का कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 50 लाख, प्रेफर्ड इक्विटी 50 लाख, कंपनी का डेप्थ 200 लाख, यानी टोटल यहाँ पे एसेट हो रहा है 400 लाख। यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही 200 लाख प्लस 200 लाख यानी 400 लाख यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है। अभी 80 लाख जो हम लोग यहाँ पे एज एग्जाम्पल के तौर पे लिया था 80 लाख, तो इस 80 लाख को अगर आप न्यूमरेटर में लेने के बाद नीचे 400 लाख से उसको अगर डिवाइडेड करेंगे तब जाके आपको 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैसे निकाला जाता है तो उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे हम लोग 2 करोड़ लिया है, उसके बाद कंपनी का जो कॉस्ट है उसको हम लोग यहाँ पे 80 लाख लिया है, तो फिर कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ 20 लाख। फिर कंपनी का मार्केट एंड सेल्स, उसके बाद कंपनी का ऑफिस एडमिन, फिर डिप्रिसिएशन, इन तीनों को मिला के हो रहा है टोटल 20 लाख, 10 लाख एंड 10 लाख, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा 80 लाख। तो इसी 80 लाख को हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में लेने के बाद कंपनी का जो टोटल एसेट 400 लाख उसको डिनोमिनेटर में लिया है, फिर दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद आपको 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिलेगा। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ शो कर है 3.37%, जो नॉर्मली अभी पॉजिटिव में शो करे। जैसे कि हम लोगों ने सेल्स ग्रोथ में देखा था कि सेल्स ग्रोथ -27.09 शो करे, उसके हिसाब से या उसके तौर पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो अभी पॉजिटिव में शो कर रहे हैं। तो इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तो मैं आप लोगों को उस फॉर्मूला को अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ का सिंपल सा फॉर्मूला है करंट ईयर रेवेन्यू माइनस लास्ट ईयर रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड लास्ट ईयर रेवेन्यू। अभी मान लेते करंट ईयर रेवेन्यू है 2, उसके बाद लास्ट ईयर रेवेन्यू है 1 एंड मल्टीप्लाई 100। करंट ईयर रेवेन्यू 2 से लास्ट ईयर रेवेन्यू 1 को माइनस करेंगे तब जाके आपको 1 मिलेगा, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके ठीक नीचे आपको लास्ट ईयर रेवेन्यू 1 लेना होगा। तब जाके अगर आप 100 को 1 से डिवाइडेड करेंगे तब जाके आपको 100% करंट ईयर रेवेन्यू का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके आप लोगों को सारे जो डिटेल्स है उसको चेक करना होगा। उसके थोड़ा अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे भी आप लोगों को बहुत सारा जो डेटा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे प्राइस चार्ट शो कर रहे हैं, जो आप लोगों को टोटल 5 साल का जो प्राइस चार्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जून 9 2021 में इसका प्राइस चल रहा था 2175 रुपीज, जिसका यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं 28 अप्रैल 2022 में रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा था 2819 रुपीज 85 पैसा। ऐसा करके आप पी का जो चार्ट है, पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का जो चार्ट है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को मैक्सिमम जो 5 साल का जो चार्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा।
जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2021 जून 9 इसका पी चल रहा था 46.04 और इसका हाईएस्ट यहाँ पे हम लोग पी देख रहे हैं जो 2021 अक्टूबर 19 में था, वो पी था 58.88। उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी का जो मैक्सिमम पी है 58, वो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो 2021 अक्टूबर 19 में यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ऐसा करके आप टोटल 5 साल का जो पी का जो चार्ट है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पीबी का जो चार्ट है अगर उसको देखना है तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीबी का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो फिलहाल यहाँ पे 2021 जून 19 पे शो कर रहे हैं पीवी रेशियो 3.12। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं अप्रैल 28 2022 में तो इसका पीवी रेशियो था 4.05। तो ऐसा करके आप लोगों को पीवी एंड यहाँ पे प्राइस चार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इन तीनों बहुत एक इम्पोर्टेंट डेटा है जो आप लोगों को फिलहाल यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको किसी भी डेटा को कंपनी का जो पीआर कंपनी है उसके साथ अगर आपको कंपेयर करना है तो आप डायरेक्ट पीआर कंपैरिजन पे आके सारे डेटा को आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी का पीबी रेशियो जो है वो एक्चुअल पीबी रेशियो है या मार्केट से बहुत ज्यादा या ओवर वैल्यूड पीबी रेशियो है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी का पी रेशियो, क्या पी रेशियो अभी सही चल रहा है या बहुत ज्यादा चल रहा है या कंपनी बहुत ज्यादा पी को डिमांड करे, उसका भी डिटेल्स आप यहाँ पे कंपनी का जो पीआर कंपैरिजन है वहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री का पीआर कंपनी है इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन। उसके बाद आप अर्निंग पर शेयर जो है उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अर्निंग पर शेयर के हिसाब से चेन्नई पेट्रोलियम सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं पर शेयर के तौर पे। उसके बाद आप रिटर्न ऑन इक्विटी को चेक कर सकते हैं, जहां पे हम लोग देख रहे हैं बीपीसीएल सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी आज के डेट पे गेन कर रहे हैं। उसके बाद आप रिटर्न ऑन कैपिटल जो एम्प्लॉयड है उसको भी आप देख सकते हैं, जहां पर भी बीपीसीएल अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। उसके बाद प्राइस टू सेल्स रेशियो को आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके एकदम लास्ट में आप EBITDA यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं PBIT, तो वो PBIT भी आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, जो फिलहाल यहाँ पे रिलायंस का सबसे ज्यादा शो कर रहा है। उसके अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आप लोगों को मुकेश अंबानी का जो ग्रुप कंपनी है उसका नाम एंड डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। उसके भी अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रेशियो मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ रेशियो, प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल जो एम्प्लॉयड का जो रेशियो है वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, वो भी टोटल 5 साल का। इससे आप पता लगा सकते हैं कंपनी का आज के टाइम में कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, और 5 साल पहले कंपनी का परफॉर्मेंस क्या था उसके साथ अगर आप अभी प्रेजेंट जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके कंपेयर कर सकते हैं। उसके भी अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डेब्ट, इक्विटी, प्राइस टू कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवर रेशियो एंड पैट आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 5 ईयर का जो पैट है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवर रेशियो यहाँ पे 2.68 शो करे, जो फिलहाल बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट कवर रेशियो है। एक इन्वेस्टर के लिए हर एक टाइम पे एक चीज देख लेना चाहिए, कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो मिनिमम 2 होना चाहिए, जिससे कंपनी किसी भी टाइम कंपनी का जो लायबिलिटी है उसको पे कर सकते हैं।
उसके बाद आप यहाँ पे प्राइस टू कैश फ्लो देख सकते हैं, जो आप फिलहाल माइनस पे शो करे, यानी एक नेगेटिव न्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके भी अगर आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर है उनका शेयर होल्डिंग परसेंटेज अभी फिलहाल मार्च 2022 का शो करे 50.66%, और इसमें प्लेज जो है वो अभी फिलहाल 0 शो करे, यानी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो अभी बैंक के पास गिरावट नहीं है। उसके बाद कंपनी का अगर फॉरेन इन्वेस्टर का अगर शेयर होल्डिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24.21% फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 14.42% शो करे। पब्लिक के पास फिलहाल अभी 10.71% शो कर रहा है, और अदर्स के लिए अभी 0 शो कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी का स्टैंड और कंपनी का जो लिमिटेशन जो भी है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल थोड़ा नीचे आते हैं और देखते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्या शो कर रहा है। यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट पे आके कंपनी का नेट सेल, टोटल एक्सपेंडिचर से लेकर एडजस्ट ईपीएस तक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2021 में कंपनी का नेट सेल शो कर रहा है 85,977 करोड़, जो मार्च 2022 में यहाँ पे शो करे 1,33,991 करोड़। ऐसा करके आप टोटल एक्सपेंडिचर से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,193 करोड़ शो करे। उसके बाद अगर आप मार्च 2022 में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ऑपरेटिंग से कंपनी का जितना प्रॉफिट हो रहा है वो डेटा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो फिलहाल यहाँ पे शो करे 14,581 करोड़। उसके बाद आप आधार इनकम का मतलब होता है जो इनकम डायरेक्ट सेल से नहीं आके कंपनी का जो दूसरा जो इनकम सोर्स है, जैसे कि शेयर मार्केट में अगर कंपनी ने इन्वेस्ट करके रखा है तो वहां से जो पैसा कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा वो आप आधार इनकम में ले सकते हैं, या अगर कंपनी जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर अगर कंपनी को थोड़ा बेनिफिट मिलता है तो वो इनकम अदर्स इनकम में शो करेगा, जो यहाँ पे शो करे फिलहाल 2,797 करोड़। उसके बाद अगर आप मार्च 2022 में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर्स इनकम शो करे 3,702 करोड़। ऐसा करके आप इंटरेस्ट को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो मार्च 2021 में शो कर रहे हैं 3,001 करोड़, जो मार्च 2022 में घटकर हो गया था 1,984 करोड़। उसके बाद अगर आप कंपनी का जो डेप्रिसिएशन है उसको अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं मार्च 2021 में कंपनी का डेप्रिसिएशन शो करे 2,582 करोड़, जो मार्च 2022 में घटकर हो गया था 2,465 करोड़, जो फिलहाल एक पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए। उसके बाद आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे फिलहाल शो करे 7,407 करोड़, जो मार्च 2022 में बढ़कर हो गया था 13,204 करोड़। उसके बाद अगर आप टैक्स देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल शो कर सकते हैं मार्च 2021 का यहाँ पे जो डेटा शो करे उसमें टैक्स देने के बाद कंपनी का जो सिचुएशन था वो नेगेटिव में चला गया था, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं -210 करोड़ शो करे। उसके बाद अगर आप मार्च 2022 का अगर आप डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो टैक्स है उसको देने के बाद भी कंपनी के पास एक अच्छा खासा अमाउंट था, जो यहाँ पे शो करे 2,110 करोड़। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शो करे 7,617 करोड़, जो फिलहाल मार्च 2022 में बढ़कर हो गया था 11,094 करोड़। उसके नीचे अगर आप एडजस्टेड ईपीएस को चेक करेंगे तो यहाँ पे आप एडजस्टेड ईपी आप देख सकते हैं 11.82 शो कर रहे हैं, जो मार्च 2022 में शो कर रहे हैं 16.40,
मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जितने भी फिगर शो कर रहे हैं हर एक फिगर यहाँ पे नॉर्मली करोड़ों पे शो करता है। उसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, जहाँ पे आप नेट सेल में मार्च 2017 का डेटा चेक कर सकते हैं, जो फिलहाल यहाँ पे शो कर रहे हैं 2,42,025 करोड़। उसके बाद अगर आप मार्च 2021 का अगर डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2021 में कंपनी के पास नेट सेल्स का जो अमाउंट था वो है 2,45,657 करोड़। उसके नीचे आपको टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो आप लोगों को दिख जाएगा, जो फिलहाल मार्च 2017 में शो करें 1,98,769 करोड़, जो मार्च 2021 में बढ़कर हो गया था 2,13,375 करोड़। उसके नीचे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को चेक करना चाहेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, जो फिलहाल मार्च 2017 पे शो कर रहा है 43,256 करोड़, जो मार्च 2021 में घटकर हो गया था 32,292 करोड़। उसके नीचे आपको अदर इनकम दिख जाए, जो मार्च 2021 में बढ़कर हो गया था 16,026 करोड़। उसके नीचे अगर आपको इंटरेस्ट चेक करना है तो आप इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट शो करें तो 2,723 करोड़, जो मार्च 2021 में बढ़कर हो गया था 16,211 करोड़। उसके नीचे अगर आपको डेप्रिसिएशन चेक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो करे 8,465 करोड़, जो मार्च 2021 में बढ़कर हो गया था 9,199 करोड़। उसके नीचे अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो डेटा में पहले ही कहा था वो आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वहां से मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे शो करें 40,777 करोड़, जो फिलहाल मार्च 2021 में घटकर हो गया था 27,212 करोड़। उसके बाद अगर आपको टैक्स चेक करना है तो टैक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो फिलहाल यहाँ पे शो करे 9,352 करोड़, जो मार्च 2021 में घटकर हो गया था -4,732 करोड़। उसके नीचे अगर आपको नेट प्रॉफिट को चेक करना है तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, मार्च 2017 पे कंपनी का नेट प्रॉफिट था 31,425 करोड़, जो मार्च 2021 आते आते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर हो गया था 31,900। तो अभी हम लोग कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसको अभी हम लोग चेक करेंगे, जहाँ पे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें पहला ऑप्शन में शो कर रहा है शेयर कैपिटल, जो 2017 में इसका शेयर कैपिटल शो कर रहा था 3,251 करोड़, जो मार्च 2021 में बढ़कर हो गया था 6,445 करोड़। उसके बाद अगर आप कंपनी का टोटल रिजर्व चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 2017 में कंपनी का टोटल रिजर्व यानी टोटल कंपनी के पास रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा था 2,85,062 करोड़, जो 2021 में बढ़कर हो गया था 4,68,038 करोड़। उसके बाद है कंपनी का बोरोइंग, जो 2017 में कंपनी का बोरोइंग शो कर रहा है 78,723 करोड़, जो मार्च 2021 में बढ़कर हो गया था 1,60,598 करोड़। उसके बाद अगर आप अदर्स नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी जो लाइबिलिटी कंपनी को एक साल के अंदर चुकाना नहीं है वो है 2017 में 35,217 करोड़, जो मार्च 2021 में बढ़कर हो गया था 38,313 करोड़। उसके बाद अगर कंपनी का करेंट लाइबिलिटी जो है उसको अगर आप चेक करेंगे तो मार्च 2017 में कंपनी का करेंट लाइबिलिटी था
1,52,826 करोड़, जो मार्च 2021 में बढ़कर हो गया था 2,01,787 करोड़। उसके बाद अगर हम लोग कंपनी का जो टोटल लायबिलिटी है उसको अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कंपनी का 2017 में टोटल लायबिलिटी था 5,55,079 करोड़। उसके बाद मार्च 2021 में कंपनी का लायबिलिटी बढ़कर हो गया था 8,75,118 करोड़। उसका अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एसेट मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी का नेट ब्लॉक 2017 पे शो कर रहा है 1,54,578 करोड़, जो 2021 में बढ़कर हो गया था 3,06,833 करोड़। उसके बाद अगर आप कैपिटल WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कंपनी का 2017 पे कंपनी का कैपिटल था 1,28,283 करोड़, जो 2021 में घटकर हो गया था 20,765 करोड़। उसके बाद अगर आप इंटेंजिबल विप यानी जो एसेट कंपनी बेच नहीं सकता उसी को हम लोग इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, जैसा हो गया कंपनी का गुडविल, कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट etc, जो 2017 पे शो कर रहा था 4,458 करोड़ और 2021 में बढ़कर हो गया था 12,070 करोड़। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे 2017 पे कंपनी का इन्वेस्टमेंट शो करे 1,40,554 करोड़, जो 2021 में बढ़कर हो गया था 2,52,620 करोड़। उसके बाद अगर आप कंपनी का लोन एंड एडवांस को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी का लोन एंड एडवांस 2017 में शो कर रहा था 20,914 करोड़, जो 2021 में बढ़कर हो गया था 72,129 करोड़। उसके बाद आप यहाँ पे अदर्स नॉन करेंट एसेट जो है उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक उसका नीचे करेंट एसेट यानी जो एसेट को आप एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसी को कहते हैं करेंट एसेट, जो 2017 पे शो कर रहा था 1,06,281 करोड़ और 2021 में बढ़कर हो गया था 2,10,719 करोड़। उसके बाद अगर आप टोटल एसेट को चेक करेंगे तो फिर 2017 पे कंपनी का टोटल एसेट शो कर रहा है 5,55,079 करोड़, जो 2021 में बढ़कर हो गया था 8,75,118 करोड़। उसका अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कैश फ्लो दिख जाएगा। कैश फ्लो में पहले आता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन से कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो मार्च 2017 में शो कर रहा था 40,777 करोड़, जो मार्च 2021 में घटकर हो गया था 27,212 करोड़। उसके बाद आप नीचे एडजस्टमेंट जो है उसको आप चेक कर सकते हैं। उसका ठीक नीचे आप चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी जो है उसको आप चेक कर सकते हैं। उसका ठीक नीचे यहाँ पे आप टैक्स पेड आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे माइनस हो करे, यानी कंपनी का जो टैक्स है उसको पे करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला गया था। 2021 में भी सेम सिचुएशन है। उसके बाद अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 पे
कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो है 51,450 करोड़, जो 2021 में घटकर हो गया था -512 करोड़। उसके बाद है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जो यहाँ पे 2017 पे शो कर रहे हैं -54,949 करोड़, जो मार्च 2021 में बढ़कर हो गया था 74,257 करोड़। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग कैश फ्लो दिख जाएगा, जो 2017 में शो कर रहे हैं -1,639 करोड़, जो मार्च 2021 में बढ़कर हो गया था -76,657 करोड़। उसका ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नेट कैश फ्लो दिख जाएगा, जो यहाँ पे अभी शो करे -5,138 करोड़, जो मार्च 2021 में शो करे -2,912 करोड़। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट जो एक्शन है वो आप लोगों को दिख जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को डिविडेंड, बोनस, राइट एंड स्प्लिट, इन चारों जो डेटा है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल आप डिविडेंड को देख सकते हैं कि 2021 में कंपनी ने 17% डिविडेंड को डिक्लेयर किया था। 2020 पे कंपनी ने 65% डिविडेंड को डिक्लेयर किया था। 2019 पे कंपनी ने 65% डिविडेंड को डिक्लेयर किया था। 2018 पे कंपनी ने 60% डिविडेंड को डिक्लेयर किया था। उसके बाद 2017 पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 110% डिविडेंड को डिक्लेयर करने का जो डेटा है वो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो भी परसेंटेज शो करे वो कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, उस फेस वैल्यू शेयर के ऊपर कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बोनस दिख जाएगा। बोनस आप देख सकते हैं 2017 में कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस प्रोवाइड किया था। उसके बाद अगर आप राइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 पे कंपनी ने 1:15 रेशियो का राइट प्रोवाइड किया था। और स्प्लिट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट हुआ नहीं है। उसके अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टर जो डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे टोटल प्रोमोटर जो शेयर होल्डिंग है वो है 50.58%, जिसमें से देवोर्सी कॉमर्शियल का शेयर होल्डिंग परसेंटेज है 8.31%। उसके बाद श्री चक्रो कॉमर्शियल का शेयर होल्डिंग परसेंटेज है 11.26, जो फिलहाल 2022 में घटकर हो गया था 11.13%। उसके बाद अगर आप करुणा कॉमर्शियल का अगर शेयर होल्डिंग परसेंटेज अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 8.31% से लेकर 2022 पे घटकर 8.21% में आ गया था। उसके बाद अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आप शेयर होल्डिंग जो परसेंटेज है उसको अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर होल्डिंग परसेंटेज था 4.63%, जो 2022 में घटकर हो गया है 4.16%। ऐसा करके आप पूरा इन्वेस्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एनुअल रिपोर्ट दिख जाएगा। उसके ठीक बगल में आप लोगों को रेटिंग एंड रिसर्च जो रिपोर्ट है कंपनी का वो आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसका ठीक बगल में आप लोगों को कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसका अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी का जो न्यूज़ है जो मार्केट में फ्लैश हुआ था वो आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। तो ऐसा करके आपको कंपनी का जो भी डिटेल्स है उसको आप लोगों को चेक करना होगा। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में और भी डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप मेरा बेसिक ऑफ शेयर मार्केट का जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल बटन। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।